हेलो बच्चों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो एल्केन का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं जी। एनसीईआरटी में सबसे पहला जो रिएक्शन है उसका नाम है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन। तो इसमें करना क्या है, मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमें हाइड्रोजनेशन कराना होता है। अब बात आती है कि मेटल क्या लिया जाए, तो कुछ ऐसे मेटल हैं जो हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो कौन कौन से मेटल हो सकते हैं? निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। ये मेटल अपने सरफेस पे हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। याद रहना चाहिए कि निकेल अगर लिया तो लो टेम्परेचर पे नहीं रिएक्शन होगा, कैसे होगा? हाई टेम्परेचर पे। लेकिन वही उस निकेल को रेनी निकेल बना दिया जाए, मतलब निकेल एल्युमिनियम और NaOH के साथ बॉयल कर दिया जाए, तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है। एक्चुअली रिएक्शन कैसे होगा? ये मेटल का सरफेस है, इस पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो चुका है, एल्कीन या एल्काइन इस पर आएगा, हाइड्रोजन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके और यहां से बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। आप देख रहे हैं कि एल्काइन जो है वो लीनियर है, एल्कीन जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब ये लीनियर है तो इजिली सरफेस पर आ जाएगा, तो इजिली रिएक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एल्कीन जो होगा वो एल्काइन से कम रिएक्टिव होगा। अब अगर बात कर लिया जाए, कुछ यहां पर एल्कीन और एल्काइन लिया गया है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा? दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जा रहा है, तो ये कैसे एडिशन का एग्जांपल है? सीन एडिशन। आप देख सकते हैं यहां पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और दोनों सेम साइड से हाइड्रोजन अटैच हुआ है। एल्काइन में यहां दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, हाइड्रोजन इधर से अटैच हुआ, फिर एक पाई बॉन्ड को तोड़कर इधर से हाइड्रोजन अटैच हुआ। लेकिन हाइड्रोजन का जो एडिशन हुआ है वो कैसा हुआ है? सीन एडिशन। आप देख रहे हैं कि एक पाई बॉन्ड को तोड़कर दो सिग्मा बॉन्ड आप बना रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी तो रिलीज होना है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, ज्यादा एनर्जी मिलेगा। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कम एनर्जी देना पड़ेगा। ओवरऑल एनर्जी तो मिल रहा है ना। जो एनर्जी यहां से मिलता है उसे क्या बोला जाता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोला जाता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और चूंकि एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे ही हमारे दिमाग में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात की जाएगी, अल्कीन एल्काइन का निकेल हाई टेम्परेचर, पैलेडियम प्लेटिनम लो टेम्परेचर। और अगर रेनी निकेल ले लिया, अरे रेनी निकेल होता क्या है? निकेल प्लस एल्युमिनियम और NaOH के साथ बॉयल कर दिया, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर का। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है जी? ये एसिटिलीन, क्योंकि एल्काइन जैसे जैसे यहां पर ग्रुप बढ़ता जाएगा, ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन के पास आना डिफिकल्ट होता जाएगा, सरफेस पे आना डिफिकल्ट होता जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा, बल्कि ग्रुप बढ़ेगा, तो एल्कीन एल्काइन का रिएक्टिविटी कम होगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया गया है। सबसे ज्यादा एसिटिलीन, उसके बाद एक तरफ अल्काइल, दोनों तरफ अल्काइल, उसके बाद बिना सब्स्टिट्यूशन का एल्कीन, उसके बाद एक अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप। ये ऑर्डर है इनके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब भी होगा, सीन एडिशन होगा। यहां पर सीन एडिशन होने के साथ साथ एक्सोथर्मिक होगा। और अगर निकेल ले लिया तो लो टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर चाहिए, जबकि पैलेडियम और प्लेटिनम में क्या चाहिए? लो टेम्परेचर चाहिए। अभी हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को देखा, उससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छी तरह समझिएगा। यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें दो डबल बॉन्ड दिया गया है, और यहाँ पर H2 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नहीं दिया गया है कि कितना H2 है, इसका मतलब एक्सेस में है, और एक्सेस में है तो ये भी पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, ये भी पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ये दे दिया गया कि 1 इक्विवेलेंट दिया गया है, मतलब इस एक कंपाउंड के लिए एक H2 मॉलिक्यूल जाएगा, मतलब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो कौन सा होगा भाई? यहां पर देखिए दो एल्कीन दिख रहे हैं, एक ही कंपाउंड में दो एल्कीन के पार्ट दिख रहे हैं। यहां पर सब्स्टिट्यूशन आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन के आ जाने से क्राउडिंग बढ़ जाता है, जिससे रिएक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड है, इसको A बोल दिया जाए, इसको B बोल दिया जाए, तो A वाला पाई बॉन्ड पे जाकर रिएक्शन होगा, A वाले पाई बॉन्ड पे जाकर रिएक्शन होगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ये पाई बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। हाँ या ना बेटा? नेक्स्ट अगर बात किया जाए यहाँ की, तो इस कंपाउंड में अगर रिएक्शन कराएंगे H2PD, मतलब एक्सेस में है, एक्सेस में है तो ये भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्यूटाडाइन से ब्यूटेन बनेगा। जबकि यहाँ की बात किया जाए 1 इक्विवेलेंट लिया गया है, लेकिन सर यहाँ पर कंजुगेटेड नहीं था, यहाँ पर क्या है? कंजुगेटेड है। तो कंजुगेटेड रहेगा अगर एल्काडाइन, तो यहाँ पर 1-2 एडिशन नहीं 1-4 एडिशन होगा, मतलब ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल रेडिकल जैसा फॉर्मेशन होगा, और ये रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। यहां पर 1-2 एडिशन हुआ कि 1-4 एडिशन हुआ? 1-4 एडिशन हुआ। एक चीज ही हमेशा याद रखेंगे, अगर हमें अल्काडाइन दिया गया है और कंजुगेटेड नहीं है, तो अगर हाइड्रोजनेशन 1 इक्विवेलेंट H2 लेके कराया जा रहा है, तो 1-2 एडिशन नहीं 1-4 एडिशन होगा।
नेक्स्ट अगर बात किया जाए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बाद, तो अब हम लोग एल्केन को बनाएंगे किस चीज से? अल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से एल्केन बनाने के लिए यहाँ पर दो तरीका आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहला तरीका ये है कि जितने कार्बन का हेलो एल्केन है उतने ही कार्बन का एल्केन बना लो। उसके लिए कुछ करने का नहीं यार, एल्केन अल्काइल हैलाइड लेने का और उसके साथ जिंक और एसिड लेने का। जिंक और एसिड के प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए अगर अल्काइल हैलाइड को, तो उतने ही कार्बन का एल्केन बन जाएगा। मतलब यहाँ से हेलोजन जाएगा, हाइड्रोजन आएगा, हेलोजन जाएगा और हाइड्रोजन आएगा। इसके लिए जिंक प्लस एसिड लेना है। जिंक प्लस एसिड आप एसिड कोई भी ले सकते हो, जैसे HCl ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया। यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर जो है हेलोजन है वो फ्लोरीन नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो सकता है? आयोडीन। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर जिंक प्लस एसिड लेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ तो कोरस्पॉन्डिंग एल्केन बनेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन डबल कर देना है, तो ऐसे रिएक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं उर्ज रिएक्शन। इसके लिए हमने क्या लिया? अल्काइल हैलाइड और साथ में कौन सा मेटल लिया? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। याद रहे, अगर ड्राई ईथर नहीं लिया, ईथर के साथ मॉइस्चर रहा, मतलब ईथर के साथ थोड़ा सा भी अगर H2O रिएक्शन मीडियम में है, तो सोडियम को आपको पता है कि पानी के अंदर नहीं रखते हैं, और जैसे ही पानी के अंदर रखेंगे H2 गैस मिलेगा और NaOH मिलेगा, और ये OH माइनस अल्काइल हैलाइड के साथ जाएगा, रिएक्शन करेगा, जाके pH से अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि उर्ज रिएक्शन में ड्राई ईथर क्यों लेंगे, आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर अगर हमने ड्राई ईथर ना लेके मॉइस्ट ईथर ले लिया तो वहां पर अल्कोहल एज प्रोडक्ट मिल जाएगा, हाँ या ना? अब आगे की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन होता है, यहाँ से Na और यहाँ से X मिलकर NaX बाहर निकलेगा और ये R और R एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सर ये एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, R कम से कम कितने कार्बन का? 1। ये अभी R कम से कम कितने कार्बन का? 1। मतलब अगर प्रोडक्ट की बात किया जाए तो कम से कम 2 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब मीथेन यहाँ से नहीं सिंथेसाइज हो सकता। और अगर देखा जाए तो ये कैसा है कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। मतलब दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाँ या ना बेटा? अब आगे की अगर बात किया जाए कि सर अगर हमने 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड ले लिया तब तो हमें अनसिमेट्रिकल मिल सकता है ना? हाँ, मिलने को तो मिल सकता है, लेकिन हमारे लिए एफिशिएंट मेथड नहीं रहेगा, क्योंकि जब रिएक्शन करा रहे होते हैं तो ये कंपाउंड अकेला नहीं, एक कंपाउंड नहीं होगा, बहुत से रिएक्शन होंगे। अरे बहुत से वो कंपाउंड होंगे। जैसे अगर मान लो कि हमने CH3Cl लिया तो CH3Cl एक होंगे कि बहुत होंगे? बहुत होंगे। तो ये देखो यहाँ पर CH3Cl ले लिया, CH3CH2Cl ले लिया, इस तरह हमें तो सोडियम के साथ रिएक्शन करा के प्रोपेन बनाना है। तो ठीक है जी, बताना मिथाइल क्लोराइड के एक कंपाउंड होंगे कि बहुत होंगे? बहुत होंगे, क्योंकि एक ड्रॉप वाटर भी लेते हैं तो वो वाटर जो होगा मोल में होगा, और मोल एक छोटा नंबर है कि बहुत बड़ा नंबर है? बहुत बड़ा नंबर है, लाइक 6.022 into 10 to the power 23 बहुत मॉलिक्यूल हो जाएंगे। मतलब थोड़ा सा एक चुटकी भर भी अगर हमने ये CH3Cl लिया होगा, बहुत सारा CH3Cl होंगे। तो अब देखिए पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ये 2 आपस में मिथाइल क्लोराइड ही रिएक्शन करते सोडियम के प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट क्या बन जाए बेटा? यहाँ से 2 कार्बन का इथेन, क्या बन जाए? इथेन। सर एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं करें, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाए, दोनों इथाइल क्लोराइड आपस में कंबाइन कर जाए। अगर ऐसा हुआ तो कितने कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा? 4 कार्बन का। क्या बन जाएगा जी? ब्यूटेन। और सिमिलरली अगर देखा जाए कि नहीं सर, एक मिथाइल क्लोराइड और एक इथाइल क्लोराइड आपस में कंबाइन अगर कर गया तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? प्रोपेन। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि प्रोपेन नहीं बनाया जा सकता, और मेंबर कार्बन का एल्केन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर बनाएंगे तो ये दोनों एल्केन हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये दोनों एल्केन एज ए इंप्योरिटी बाई प्रोडक्ट में मिलेंगे, जो हमारे लिए एफिशिएंट मेथड नहीं होगा, जो हमारे लिए एफिशिएंट मेथड नहीं होगा। तो एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है कि 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड अगर लिया जाए तो क्या होगा? एल्केन के 3 एल्केन के मिक्सचर मिलेंगे। सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर So it is not suitable for synthesis of unsymmetrical alkane or odd member alkane. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा उर्ज रिएक्शन के बाद, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है उसका नाम है
फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द रिएक्शन इज नोन एज सोडा लाइम रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सोडा लाइम रिएक्शन। इसे सोडा लाइम रिएक्शन के साथ साथ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो रिमूव हो जाता है, तो इसे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाएगा। इस रिएक्शन में एक्चुअली हम करते क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और सोडा लाइम लेते हैं। आपका कहना होगा कि सर सोडा लाइम होता क्या है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaO, इसके मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो सबसे पहले कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है, और वो कार्बन आयन इंटरमीडिएट जो है वो फिर से RH मतलब यहाँ पर एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये CO2 ग्रुप जो है बाहर निकल रहा है, एक कार्बन बाहर निकल रहा है। भाई यहाँ से CO2 निकलेगा और NaOH है तो क्या बन जाएगा? NaOH के साथ Na2CO3 क्या बन जाएगा बेटा? Na2CO3। अब सुनिएगा, यहाँ पर एक कार्बन कम हो जा रहा है, एक कार्बन कम हो जा रहा है मतलब यहाँ से मीथेन बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 2 कार्बन का आपने एसिड ले लिया तो एक कार्बन कम हो जाएगा तो मीथेन बन जाएगा, मतलब मीथेन यहाँ से बनाया जा सकता है। और ये जो रिएक्शन होगा इसमें एल्केन जो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से एक कार्बन कम होकर बनेगा। हाँ या ना बेटा? यहाँ पर इंटरमीडिएट, याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बन आयन। क्या बनेगा बेटा? कार्बन आयन। और जितना ज्यादा कार्बन आयन ये इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिव होगा सोडा लाइम रिएक्शन के लिए। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड towards soda lime reaction is directly proportional to stability of carbon ion। ये कंसेप्ट हो गया। और इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि भाई इन तीनों कंपाउंड को आप सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखिए। तो क्या करना क्या है जी? COH हटाओ, कार्बन आयन बनाओ, COH हटाओ, कार्बन आयन बनाओ, COH हटाओ, कार्बन आयन बनाओ। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। कौन माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है? GOC सेक्शन में आपने पढ़ा होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, sp कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो इस पे माइनस चार्ज आने वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया तो इस करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। एक और बेहतरीन क्वेश्चन का एग्जांपल आपके सामने है, COH हटाओ माइनस बनाओ, COH हटाओ माइनस बनाओ। ये माइनस चार्ज पे NO2 का माइनस सिम लग रहा है, CH3 का प्लस आई लग रहा है। माइनस से माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? थर्ड, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। अब यहां पर देखिए कि यहां पर ब्यूटेनोइक एसिड दिया गया है, NaOH CO के साथ हीट कर दिया गया, मतलब सोडा लाइम रिएक्शन। यहां से CO2 हटा दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ये आइसोब्यूटाइरिक एसिड दिया गया है, यहां से CO2 हटा दो, क्या बन जाएगा? प्रोपेन। मतलब प्रोपेन तो सर दोनों से बन गया। अगर रिएक्टिविटी की बात किया जाए, यहाँ का अनायन लेस स्टेबल है, यहाँ का अनायन मोर स्टेबल है, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाँ या ना बेटा? अब अगर बात किया जाए कि यहां से भी प्रोपेन बना है, यहां से भी प्रोपेन बनाया है, मतलब हमसे प्रोडक्ट दे दिया गया कि प्रोपेन बना है, रिएक्टेंट क्या होगा? कर क्या रहे हैं एक्चुअली? यहां से COH हटा के H को जोड़ रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने के लिए क्या करेंगे? H को निकाल के COH रखेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन और यहां का हाइड्रोजन दोनों सेम है, यहां कहीं से भी इन दोनों में से हाइड्रोजन निकाला, एक COH रख दिया, तो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट आ गया। और यहां से H हटा के अगर COH रखा तो ये रिएक्टेंट आ गया। NCERT ने क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसे कितने कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे जिनका सोडा लाइम रिएक्शन कराया जाए तो हमें प्रोपेन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसे कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं जी? चलो देखते हैं। यहां से H हटाया, COH रखा, मतलब एक ये हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा क्या हो सकता है? सर यहां का H हटाया और वहां पर COH रख दिया, एक तो ये बना लिया, दूसरा यहां का H हटाया और यहां पर COH रख दिया, मतलब यहां पर 2 ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं जिनका सोडा लाइम रिएक्शन कराने पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोपेन बनेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो वो रिएक्शन है बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसका सॉल्ट बनाने के लिए साथ में बेस ले लिया, तो क्या बन गया? कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में क्या बना होगा? H2O। यहां से क्या बनता है? इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद RR एल्केन और CO2, ये एनोड में मिलता है, याद रखेंगे, और H2 जो मिलेगा कैथोड में मिलता है। क्योंकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है NCERT ने दे रखा है, इसलिए थोड़ा मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। देखो भाई, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और साथ में NaOH लिया, NaOH एक बेस है, OH माइनस यहां से H प्लस को रिमूव करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन।
और साथ में सोडियम कटायन और साथ में OH माइनस और H प्लस मिलकर क्या बन गया जी H2O। ये पूरा जो भी यहाँ पर हमें मिला उसको कोलवे साहब ने इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक को एनोड बोला जाता है और दूसरे को कैथोड बोला जाता है। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो इनमें देखा जाए किसका ऑक्सीडेशन होगा, आपने रिडॉक्स में पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा। इस पूरे जगह पे क्या देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन पर माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन जो है एनोड पे ऑक्सीडाइज होने के लिए जाएगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, माइनस चार्ज। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, रेडिकल बन गया, और रेडिकल के प्रेजेंस में आप जानते हैं कैसा फिशन होता है होमोलाइटिक। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ रेडिकल यहाँ रेडिकल, ये रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लिया। CO2 गैस यहाँ मिला और साथ में R रेडिकल। ये R रेडिकल एक बने होंगे कि बहुत बने होंगे सर, रिएक्शन हो रहा है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपने लिया नहीं होगा, एक चुटकी भर लिया भी होगा तो बहुत ज्यादा होगा। ये R रेडिकल बहुत बने होंगे, दो R रेडिकल आपस में कंबाइन होकर RR एल्केन बना देंगे। मतलब एनोड पर क्या मिला जी हमें, यहाँ पर एनोड पर मिला एल्केन और साथ में CO2 गैस। अब कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन। रिडक्शन होने के लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जो एनोड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है वही कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा। गेन कौन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। सोडियम प्लस से पूछते हैं, सोडियम प्लस तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है क्या, बोलेगा नहीं सर नहीं लेना चाहता। मैंने बोला क्यों, तो बोला कि सर एक बार तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लो, और दूसरी बार क्या बोला कि सर मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ले जाके रखा है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 हुआ करता था, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 1s2 2s2 2p6 जस्ट लाइक नियॉन हो गया। अब मैं स्टेबल फील कर रहा हूं, इसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं रहेगी। तो H2O जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। H2O में H पे प्लस चार्ज है, O पे माइनस चार्ज, H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बन जाएगा रेडिकल। और H2O थोड़ा सा होगा कि बहुत होंगे, बहुत होंगे। H रेडिकल कंबाइन होकर क्या बना दिया H2। याद रखने का, एनोड पे कौन सा गैस मिलता है जी CO2 और एल्केन, और कैथोड पर कौन सा गैस मिलता है H2। अब सोचिएगा जरा कि अगर यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे फॉर्मिक एसिड ले लें, यहाँ पर H रहेगा, यहाँ पर H रहेगा, तो यहाँ पर H रहेगा, ये H रहेगा, यहाँ H रहेगा, यहाँ H रहेगा, ये H रेडिकल बनेगा, ये भी H रेडिकल कंबाइन होकर कौन सा गैस मिल जाएगा H2। मतलब अगर फॉर्मिक एसिड ले लिया जाए कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में, तो हमें प्रोडक्ट क्या बनने वाला है एनोड पर H2 प्लस CO2, एंड कैथोड पे तो H2 मिलता ही था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी ने इस पॉइंट को दिया भी है कि ऐसा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाए और उसका कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कराया जाए कि एनोड और कैथोड पर सेम गैस H2 मिले। आंसर क्या होगा जी हाइड्रोजन। आंसर क्या होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड लेने पर एनोड पर भी और कैथोड पर भी क्या मिलेगा H2 गैस। हाँ जी, जैसा कि पहले पिछले रिएक्शन में आपने देखा कि कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में एनोड पे क्या बनता है CO2 गैस और साथ में क्या बनता है एल्केन, कैथोड पे क्या बनता है H2। OH माइनस भी बना है। OH माइनस एसिड है कि बेस है, जो कि मीडियम बेसिक हो जा रहा है, इसलिए मीडियम का पीएच क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होने के बाद मीडियम का पीएच इंक्रीज हो जाता है। कुछ कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के एग्जांपल्स लिए हैं, इनमें प्रोडक्ट बनाना है, बहुत सिंपल है ना। क्या करना है, यहाँ से COH हटाओ, रेडिकल बनाओ और दो रेडिकल को आपस में मिला दो। COH के निकलने के बाद CH3 रेडिकल बनेगा, ये एक और CH3 रेडिकल आएगा, दोनों आपस में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखो COH को हटाओगे, दो कार्बन का रेडिकल बनेगा, मतलब क्या बनेगा CH3 CH2 रेडिकल। ऐसा ही एक CH3 CH2 रेडिकल आएगा, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा ब्यूटेन। सिमिलरली यहाँ पर एक ही कंपाउंड में दो COH है, इस कंपाउंड का नाम क्या है सक्सिनिक एसिड। यहाँ से COH निकालोगे, रेडिकल बनेगा, दोनों रेडिकल को आपस में कंबाइन करोगे, क्या बन जाएगा एल्कीन। अच्छा क्वेश्चन था, एल्कीन भी बनाने में काम लिया जा सकता है। इस एसिड का नाम है मैलेइक एसिड। कैसा नाम है बेटा मैलेइक एसिड। COH को हटाओ, रेडिकल बनाओ, COH को हटाओ, रेडिकल, और दोनों रेडिकल को बनाओगे, यहाँ पर एसिटिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा एसिटिलीन। सेम उसी का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है फ्यूमेरिक एसिड। इसको COH हटाओ, रेडिकल बनाओ, COH हटाओ, रेडिकल बनाओ, यहाँ से भी क्या बन जाएगा एसिटिलीन। कहने का मतलब यह है, ये चाहे आप फ्यूमेरिक एसिड ले लें, चाहे आप मैलेइक एसिड ले लें और इनका कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा दें, तो दोनों में क्या बनेगा सेम गैस एसिटिलीन। तो ये था आपका एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी।